नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 3, कौन सा चैप्टर 3 आप लोग का कौन सा बच्चों बताइए आप? बिल्कुल, सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, आपको याद है? बिल्कुल, हमने पढ़ा था बच्चों दूरी और विस्थापन के बारे में। हमने देखा था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया था। आज बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल और औसत वेग के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखिए, एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होता है। इससे पहले बच्चों हम लोग औसत चाल और औसत वेग के बारे में जाने। इसको हमें समझने के लिए पहले हम लोग चाल और वेग में अंतर एक बार याद कर लेते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। पिछली कक्षा मतलब क्लास 9th में ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बच्चों आप बताओ, हम लोग क्या पढ़े हैं? वेग, चाल और वेग में क्या अंतर होता है बताइए। बिल्कुल बच्चों, चाल की क्या इंग्लिश होती है? बिल्कुल स्पीड, और ये होता है क्या? वेलोसिटी। तो इसमें अंतर हमने क्या जाना था? बिल्कुल, ये हमने जाना था कि ये किस तरह की, ये अदिश राशि है। क्या से देखा था? ये एक अदिश राशि है और ये था क्या? सदिश राशि। फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अदिश राशि क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण पता होता है हमें, बट हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, दिशा का पता नहीं होता है। और सदिश राशि में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ में यानी परिमाण के साथ में हमें जो है डायरेक्शन का भी पता रहता है, यानी दिशा का भी बोध रहता है। तो ऐसे सदिश राशि है। तो स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग में ये सबसे पहला अंतर यही है, ठीक है। और बच्चों, जब चाल जो है हम लोग निकालते थे, तो चाल कैसे हम लोग बताइए, क्या फॉर्मूला था चाल का? बिल्कुल बच्चों, तय की गई कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। क्या था बच्चों? बिल्कुल, चाल का था बच्चों तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तय की गई, जितना इसने समय यूज हुआ है ये पूरे दूरी तय करने में, ये रहता था बच्चों चाल यानी कि स्पीड। और वेग क्या होता था बच्चों? बिल्कुल, विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता था, विस्थापन अपॉन समय, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वो सदिश राशि है, और जो दूरी है हमें उसमें डायरेक्शन का नहीं पता था रहता है, वो अदिश राशि है। तो ये हमारे अदिश राशि थी और ये हमारे सदिश राशि है बच्चों, ठीक है। और बताइए, इसका हम लोग अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो फिर क्या रहेगा? ऐसा यूनिट, बिल्कुल ऐसा यूनिट में कोई अंतर नहीं रहता है। दोनों का क्या ऐसा यूनिट रहता है? मीटर पर सेकेंड। क्या रहता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस यूनिट अगर हम लोग बोलें तो सीजीएस हम लोग पढ़े हैं, तो सीजीएस कितना रहता है? बिल्कुल भाई, सीजीएस सेंटीमीटर वाला रहता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है। और अगर हम बोलें कि ये जो वेलोसिटी है या वेग का डायरेक्शन किधर की तरफ रहता है, तो बच्चों बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहता है जिधर विस्थापन का जो डायरेक्शन रहता है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में आपका वेग का भी डायरेक्शन या दिशा रहती है। तो बच्चों ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं औसत चाल और औसत वेग। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल क्या होता है बच्चों? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को समय से विभाजित करने पर औसत चाल प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो जो कुल दूरी होती है अपान कुल समय, ये होता है औसत चाल। जैसा अभी हम बताया बच्चों, यह एक सदिश राशि है, SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है,
तो ये आपका सरल रेखा में गति कर रहा है तो इसका औसत वेग और औसत चाल का मान समान होता है। तो बच्चों इस वाले पॉइंट को हम लोग अगली थोड़ी देर में समझते हैं कि अगर यदि कोई वस्तु जब है सरल रेखा में गति कर रही है तो उसकी औसत वेग और औसत चाल का मान समान होता है। ठीक है, ये हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे और न्यूमेरिकल करके इस पॉइंट को समझेंगे। फिर अगला पॉइंट है इसका कि किसी दिए हुए समय अंतराल में जो औसत चाल है उसका जो परिमाण है वो औसत वेग से अधिक अथवा उसके बराबर होता है। ये भी हम लोग अभी थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करके समझेंगे और उसको हम लोग जानेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग वापस इस पे आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों हमने देखा कि जैसे चाल है तो एवरेज जब इसका निकालते हैं तो औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी या और अपॉन लिया गया कुल समय, और उसी तरीके से वेग अभी हम लोग औसत वेग आगे बताएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, इसको बच्चों एक बात आप बताओ कि जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था दूरी और विस्थापन में, तो अगर हम आपसे एक चीज़ पूछें ये कि पहला अगर हम आपको एक ऑप्शन दें कि दूरी इज लेस देन विस्थापन, आप बताइए क्या कि ये सही है, या दूसरा हम लिखते हैं कि दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन। ठीक है, अच्छा तीसरा अगर हम लिखते हैं कि दूरी इज इक्वल टू विस्थापन, और अगर हम चौथा लिखते हैं कि दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों विस्थापन, तो बताइए इसमें आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगेगा? बताइए। पहला? नहीं, हाँ बिल्कुल ये गलत है। दूरी जो है विस्थापन से छोटा होता है, ये गलत है। कैसे है? अच्छा चलिए हम उसको समझते हैं। दूरी ग्रेटर देन विस्थापन है, हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन रहेगा बच्चों कि दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। मैं कह रही हूँ, अब आपने जो क्या लगाया है यही लगाया, बिल्कुल सही। तो जिन्होंने भी आप लोगों ने भी जितने लोगों ने ये वाला ऑप्शन सही लगाया है वो बिल्कुल सही किया है। और कैसे किया है वो बताइए आपने। बिल्कुल बच्चों, जैसे कि हम उदाहरण देखा था कि भाई देखो अगर दो पॉइंट है ए से बी है, तो ए से बी है, अब कोई इधर से भी पहुंच सकता है, कोई ऐसे ऐसे घूम के भी यहाँ पे पहुंच सकता है, कोई ऐसे करके भी, कल हमने उदाहरण में देखा था ऐसे भी पहुंच सकता है। और विस्थापन में हमने क्या जाना था? विस्थापन में जाना था कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जो तय होती है वही होता है विस्थापन। ठीक है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यानी कि ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ए से बी, ये दिस वन। ठीक है, तो अगर ये ए बी वाला जो है ये उसका विस्थापन हो गया, और दूरी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है, तो ये जब ये वाला ए बी वाला डिस्टेंस वाला पाथ रहेगा तो यहाँ कहेंगे कि दूरी और विस्थापन बराबर है। लेकिन अगर हम ये पाथ की बात करते हैं तो यहाँ पे दूरी जो है ज़्यादा हो गई ना, तो ये वाले केस में देखिए दूरी विस्थापन के बराबर हो गया। ठीक है, इसमें हो गया दूरी विस्थापन के बराबर। ठीक, और अभी ये वाला केस में क्या हो गया? यहाँ पे दूरी जो है ज़्यादा हो गई, किससे? विस्थापन से। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला केस में भी यही सेम केस है। ठीक है, यानी कि कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कि लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, और इसका अगर हम रेशियो में भी बात करें बच्चों तो ये होगा दूरी डिवाइडेड बाय, अगर विस्थापन करते हैं तो
ये होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा ना। तो बच्चे ये तो दूरी और विस्थापन की बात हुई। सेम चीज अगर हम चाल और वेग के साथ देखेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्योंकि बच्चों चाल जो है हमारा ये तय की गई कुल दूरी अपन कुल समय है ना। तो दूरी जो है तो यहाँ पे कुल समय तो कॉमन है आपका, ठीक है, ये है दूरी। तो औसत चाल भी जो है हमेशा बच्चों यहाँ पे उसी तरीके से औसत चाल भी हमेशा बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? वेग के। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन जो है हमेशा छोटा रहेगा, किससे? छोटा या बराबर रहेगा दूरी के। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेग होगा उसी तरीके से। और यहाँ पे भी हम कभी अगर आपको प्रश्न पूछता है बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव वाले में भी एग्जाम में अगर पूछता है तो औसत चाल डिवाइडेड बाय वेग में अगर ऑप्शन पूछेगा तो ये तो आप इसको सीधे लगा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? बिल्कुल। तो अब जो है बच्चों हम लोग थोड़ा सा विस्थापन को थोड़ा सा और ये वाला देख लेते हैं, वेग औसत वेग को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो बच्चों देखिए औसत वेग में क्या है? वही चीज़ है जो हमने अभी वेग में देखा था कि किसी दिए हुए समय अंतराल में विस्थापन एवं समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन फिर डिवाइडेड बाय कुल समय। और जैसा हम बताए थे ये एक सदिश राशि है और औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होता है। ऐसा ही मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड है जो अभी हमने डिस्कस किया था। CJ मात्रक इसका सेंटीमीटर पर सेकंड है जो हमने अभी डिस्कस किया था। एक चीज़ इसमें बच्चों क्लियर पॉइंट ये है कि यह ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि बच्चों डिस्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन औसत वेग जो है ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। बच्चों ऋणात्मक कैसे हो सकता है? बिल्कुल हम लोग ग्राफ में देखे हैं कि जब हम डायरेक्शन चेंज करके उसी में अगर वो हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग किसी उदाहरण में समझेंगे इस चीज़ को तो आप और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप जानो कि ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन औसत चाल की बात करें या डिस्टेंस दूरी की बात करें तो पॉजिटिव या तो ज़ीरो हो सकता है। वो भी ज़ीरो में भी क्या होगा? डिस्टेंस दूरी ज़ीरो मतलब जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे हैं, ये हो सकता है ना। तो फिर वहाँ पे जीरो किस केस में होगा? दूरी मतलब हम खड़े हैं तो खड़े ही रेस्ट कंडीशन में वहाँ पे बोल सकते हैं, बाकी तो और कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। तो अदर देन डैट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट है बच्चों इसका कि औसत वेग केवल नेट विस्थापन एवं समय पर निर्भर करता है, मध्यवर्ती यात्रा पर कोई उपयोग इसका नहीं होता है। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट को आगे समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर। तो बच्चों अगर हम लोग न्यूमेरिकल में एक प्रश्न लेते हैं, बहुत छोटा सा सामान्य सा प्रश्न लेते हैं, वो यह है कि अगर मान लो कोई पर्सन या आप ही यहाँ A पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, और कहाँ पहुँचते हैं? B पॉइंट पे, और ये कितने देर में पहुँचेंगे? 10 सेकंड में, ठीक है। और उस समय आपकी चाल क्या होगी? तो उस समय अगर चाल अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप पे कि 20 मीटर पर सेकंड रहता है, ठीक, यानी A से B तक आप 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं, कितने देर में? 10 सेकंड में, ठीक है। फिर वो 20 से C तक आप जब जा रहे हैं, B से C तक अगर आप जा रहे हैं तो उस समय आपकी चाल 30 मीटर पर सेकंड रह रही है, और यह जो है B से C तक पहुंचने का जो आपका समय लग रहा है वो है आपका 20 सेकंड, ठीक है बच्चों। कितना? 20 सेकंड, ठीक। प्रश्न क्या है फिर से आप बताइए। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति या आप खुद A पॉइंट से चल रहे हैं, B तक पहले पहुंच रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और कितने टाइम में? बिल्कुल 10 सेकंड में। और B से C में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, और कितने समय में? 20 सेकंड पे। आपको निकालना है पहला औसत
चाल क्या होगा इसका, पहला आपको निकालना है इसका कि औसत चाल क्या है, और दूसरा आपको निकालना है कि इसका औसत वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप बताइए, यहाँ औसत चाल की बात किया है, तो औसत अभी अगर हम आपको दे दें अभी प्रश्न, तो आप ऐसे कर दोगे और बताना। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर बच्चों ऐसे करते हैं कि भाई 20 + 30/2, ये बी एवरेज आ गया, यानी कि 50/2 यानी कि 25। तो अब बताइए सही है? कितने लोग बता रहे कि सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप लोग जैसे कि आज तक एवरेज पढ़े हो, दिमाग में यही होगा कि भैया एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ दे और उतनी से ही डिवाइड कर दो, मतलब जितने बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। नहीं बेटा बच्चों, ये गलत है। और अभी हमने क्या देखा था, औसत चाल का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, बिल्कुल हमने देखा था तय की गई कुल दूरी अपान समय। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि यहाँ से कुल दूरी, यानी इसने कितनी दूरी तय की हुई है, पूरा ए से लेके कहाँ तक पहुँचे हैं, सी तक। कहाँ तक पहुँचे हैं, ए से लेके सी तक पहुँचे हैं। तो ये करने में इनकी औसत चाल कितनी रहेगी, तो इसको हमारी पूरा यानी कुल दूरी कितना हो गया बच्चों, औसत चाल यहाँ फिर से लिख देते हैं, ऐसे बस लिख दे बच्चों, बार बार नहीं लिखेंगे पूरा। तय की गई कुल दूरी कितनी है बच्चों, अब दूरी निकालना है, तो दूरी बताइए कैसे निकलेगा, आप बताओ दूरी कितना कैसे निकलेगा। बिल्कुल चाल बराबर क्या होता है बच्चों, बिल्कुल दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है कि नहीं, चाल बताओ होता है कि नहीं, फिर से ऐसे करना पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। तो फिर ये अगर दूरी निकालना हो तो क्या होगा, बिल्कुल दूरी निकालना हो तो यहाँ पे चाल गुणे समय कर देंगे, करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या पता है, चाल पता है, समय पता है, तो 20 × 10 कर दिया, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, ए बी, और जब बी सी को आप निकालेंगे तो कैसे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, चाल कितना है इसका 30 है और समय कितना लगा 20 है, तो ये हो जाएगा करीब 600 मीटर। हुआ ना, हो गया। तो यानी कि कुल दूरी कितना हो गया बच्चों, तो कुल दूरी बिल्कुल दोनों को सम कर दीजिए, 600 + 200 मीटर, यानी कि 800 मीटर। ये हो गया तय की गई कुल दूरी। अब समय कितना लगा बच्चों, कुल समय कितना है बताइए, समय कितना लगा 10 सेकेंड + 20 सेकेंड, यानी कि टोटल कितना हो गया 30 सेकेंड, हुआ ना। तो समय हो गया, तो अब जल्दी से यहाँ पे लगा देंगे औसत चाल बराबर, यहाँ पे तो सीधे लिख दें कुल दूरी कितना है इसका 800 मीटर, और कुल समय कितना है बच्चों, बिल्कुल 30 सेकेंड, ठीक है, लिख दिया। ये ऐसे कट गया, ठीक। फिर ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 6 हुआ, फिर 20, तो 26 हुआ, हो गया ना। फिर यहाँ 2 बचेगा, तो ऐसे करके करीब करीब बच्चों अप्रॉक्स 226.66 औसत चाल इसका हो गया इतना, 26.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों जब हम बात करेंगे औसत वेग का, तो औसत वेग जब हम बात करेंगे तो औसत वेग का क्या फॉर्मूला है बताइए आप, बिल्कुल विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड को, कहाँ से, जो इनिशियल से फाइनल में जो बिंदु मतलब जिस पॉइंट पे पहुंचने का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब बताओ जब ए से सी तक हम पहुंचेंगे तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिल्कुल ये तो ए सी यानी एकदम सीधी रेखा में जा रही है, तो ये तो उतना ही हुआ जितना कुल तय की गई दूरी हुई है ना बच्चों, उतना ही है। तो वही चीज़ आएगा, फिर वो है
800 मीटर ही रहेगा ये, क्योंकि ये आपका कितना आया था, ए बी जो है 600 और ये आया था आपका 200 मीटर, तो वही हो गया ना। तो फिर विस्थापन इसका यानी ए से सी वाला पूरा डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट, इससे कम डिस्टेंस में तो यहाँ ही नहीं सकता, सीधी रेखा में आ रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में आ रहा है। तो ये आपका वही हो जाएगा 800 अगेन, और समय उतना ही लगेगा पूरा 30 सेकेंड। तो बच्चों इस केस में आपने देखा फिर यही आ जाएगा बच्चों 26.66 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये एग्जाम्पल लेने के पीछे हमारा आप लोगों को यही था कि जो हमने अभी बोला था, पिछला बोला था कि इस पॉइंट को हम न्यूमेरिकल के द्वारा क्लियर करेंगे, उसमें यही है बच्चों। चलिए उस पॉइंट को पढ़ते हैं, अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आप जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो इसकी औसत वेग और औसत चाल का मान समान होगा। हम इसी पॉइंट का हमने उदाहरण के रूप में आपको ही बताया कि देखिए ये सरल रेखा में ही कोई वस्तु जो है सरल रेखा में ही गति कर रही, ये है सरल रेखा। तो जब इसमें गति कर रहा है तो उस केस में औसत चाल और औसत वेग का मान समान होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों अगर आपको कोई प्रश्न मिले कि कोई व्यक्ति, आप नोट करो इसको, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, समय लेता है, फिर वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम में मुड़कर अगले 3 सेकंड में। तो बच्चों अगर आपके पास प्रश्न है ये, ठीक है, पढ़िए साथ में आप, कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलने में 2 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, फिर पश्चिम में मुड़कर अगले 3 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय करता है, ठीक, तो उसकी औसत वेग और चाल कितनी होगी? तो बताइए बच्चों। देखो बच्चों, जब भी आप यहाँ पे डायरेक्शन की, आप दिशा वाली बात हो ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे कर लो ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सबको पता है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक। फिर उसके बाद अब प्रश्न पढ़िए, क्योंकि कोई व्यक्ति किस तरह में, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा किधर हुआ बच्चों? पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो पूर्व यहाँ पे सबसे पहले ये कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, तो पूर्व किधर है बच्चों? इधर है, तो ए पॉइंट से मान लो चल रहा है, ठीक है, सबसे पहले ये पूर्व दिशा से चलता है, तो पूर्व में ये यानी कि इधर की डायरेक्शन में चलता है, और बी पॉइंट में पहुंचता है और कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? 3 मीटर तय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि फिर यहाँ से फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, और पश्चिम की तरफ मुड़कर अगले 3 सेकंड में ये यहाँ से जब मुड़ के बच्चों यहाँ पे पश्चिम की तरफ मुड़ गए, और यहाँ पे अगले 3 यहाँ से यहाँ पहुँचने में बच्चों, ए से बी पहुँचने में अगर T1 समय लेते हैं तो T1 समय कितना है इनका? 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड, ठीक है। और फिर जब बी से अगले 3 सेकंड में यानी जो T2 समय है इनका 3 सेकंड में ये वापस मान लीजिए सी पॉइंट पे पहुंचते हैं, और ये कितनी दूरी तय कर रहे हैं? ये करने में ये देखिएगा, फिर पश्चिम में मुड़कर अगले 3 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करते हैं, ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फिर बी से पश्चिम दिशा में मुड़कर यहाँ पे फिर से पॉइंट सी पर पहुँचते हैं, और ये डिस्टेंस है बच्चों 3 मीटर, और ये 2 मीटर, और ये है 3 मीटर। अब उन्होंने पूछा है कि औसत वेग और औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग औसत चाल निकालते हैं इसका बच्चों। तो औसत चाल का पता, ये फिर जल्दी से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन
तो औसत चाल का बच्चों जल्दी से आप बता दीजिए क्या फॉर्मूला है। बिल्कुल, तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी यहाँ पे बताइए कि कितना हुआ। यहाँ से ए से चला बी 3 मीटर, तो यहाँ पे बच्चों जहाँ तय की गई दूरी है ना बच्चों, तो वहाँ लिख दीजिए ए बी, फिर उसके बाद बी सी, तब आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ किस दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तय की गई पर कुल दूरी अपान समय, ये समय लिया बच्चों कितना, देखिए 3 सेकेंड। यहाँ से ए बी और बी सी में समय जो लिया, तो यहाँ लिख दीजिए पहले कि T1 और T2 जो आपने यहाँ पे किया, T1 प्लस T2, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब बताइए ए बी डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल 3 है, और बी सी कितना है 2 मीटर है ना बच्चों। और ये जो है समय कितना लग गया इसमें, पहले T1 2 और ये दूसरा जो है 3। ठीक है, और यहाँ पे आप मीटर लिख दीजिए और यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए। आप लोग यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये 5/5, ठीक है, यानी ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इसकी औसत चाल हो गई वो 1 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब हम बात करेंगे औसत वेग की। तो औसत वेग आप बताइए कि इस केस में कितना होगा, बताइए जल्दी से फटाफट करिए आप लोग। औसत वेग क्या होता है औसत वेग, बिल्कुल विस्थापन अपान समय। ठीक है, तो विस्थापन यहाँ पे कितना होगा बच्चों, विस्थापन क्या, फिर से बात करें, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से जो अंतिम जहाँ पे बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम जो दूरी रहती है वही उसका विस्थापन। यानी कि ये AC यहाँ से गया फिर यहाँ पहुँचा, तो फाइनल तो यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में यही दूरी हुई, विस्थापन तो यही हुआ। तो कितना हो गया विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा बच्चों 3 मीटर, और फिर ये है 2 मीटर, तो ये कितना बचेगा, बिल्कुल बच्चों ये हो गया। अपन यहाँ पहले लिख देंगे विस्थापन अपान समय। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया AC, और यहाँ पे समय वही हो गया T1 प्लस T2, समय तो उतना ही लगेगा। तो AC कितना है बच्चों 1 मीटर है, और समय आपका उतना 5 लगा, ये मीटर पर सेकंड लिख देंगे। तो यानी इसको कर दीजिएगा फिर करके, तो 0.2 के आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया औसत वेग। तो इस तरीके से बच्चों आप औसत चाल और औसत वेग निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज आपने कुछ न्यूमेरिकल करके औसत चाल और औसत वेग के बारे में समझा। अगली कक्षा में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे के कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।